नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मेरे दोस्त काफ़ी शिकायत करते हैं कि क्रिप्टो विद एसबी मतलब क्रिप्टो विद एसबी मतलब। दोस्तों यकीन रखिए जरूर बनेगा पैसा। क्रिप्टो विद एसबी मतलब जो जानते हैं पहचानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जरूर बनेगा पैसा। वो दिन भी आएगा। और बनेगा किसका? जिन्होंने पेशेंस रखी हुई है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने से पहले, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने तहे दिल से देता हूं, अपने पूरे परिवार की तरफ से देता हूं। और आपको आज एक मैसेज के साथ वीडियो आगे डिस्कस करूंगा। वो दोस्तों ये है कि परिवार की खुशियां सब कुछ है। और कई बार आप छोटे छोटे काम जो करते हो ना, उसमें आपके सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। वो खुश हो या ना हो, आपको दिल से खुशी महसूस होती है। आपको बता दूं, मेरी एक हॉबी है छोटी सी, कुकिंग। तो मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले बोला कि मुझे जो है यहाँ पे एक जम्मू में फेमस दुकान है पहलवान की, वहाँ से मुझे सुंड ला दो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं तेरे को घर में बना के दूंगा, और इससे मेरे माता पिता के लिए भी फ्रेश चीज़ बन जाएगी। और मेरे फादर वैसे भी बाजार का कुछ भी लाइक नहीं करते, कुछ भी लाइक नहीं करते। तो कल मैंने पहले सोचा कि मैं वीडियो शूट करके आप सभी के साथ शेयर करूं, बट टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो मैंने बनाई। आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख सकते हैं। और यकीन मानिए, जो बड़े हाई लेवल के जो दुकानदार हैं ना, उनसे भी बढ़िया चीज बनी। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका फल जो परमात्मा है बहुत अच्छा देता है। दोस्तों, इस चैनल को बनाने में, आगे बढ़ाने में मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ कोविड के दौरान एक अटेम्प्ट करी। मैंने स्टॉक मार्केट से जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आज तकरीबन 25 साल पहले। एक किस्सा शेयर करता हूं, शायद आपको उससे समझ में आएगा जोश और जुनून क्या चीज होती है। और क्या आपने कभी ऐसा जोश या जुनून दिखाया? क्योंकि मेरे जो फॉलोअर हैं वो सभी 20 एज से, मतलब 20 से तकरीबन 40, 45, 50 साल के युवा हैं। क्या आपने कभी अपना पेपर स्किप किया, वो भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का? वो भी उसके लिए जो आपका जोश था, जुनून था। मैं एक बार अपना 3rd सेमेस्टर का लॉ का पेपर देने के लिए घर से निकला, और जाके मैं मार्केट में बैठ गया। एक ट्रेड था मेरा, डेली मेरे को ट्रेडिंग थी। तो मैंने एक रिलायंस का ट्रेड पकड़ा, किसी कारणवश वो शेयर ऊपर चला गया। फिर मैं उसको एवरेज करने के चक्कर में एवरेज करता रहा, और उससे निकलने की कोशिश करता रहा। अब क्योंकि ट्रेड था जिसमें पैसा इन्वॉल्व था, तो उस दिन मैं अपना पेपर ही नहीं दे पाया। रिजल्ट मुझे आखिर तक पता नहीं चला उसके बाद, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन थे, हर 6 महीने के बाद पेपर होते थे। तो जब फाइनल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें मेरी जो है तकरीबन 9th पोजीशन आई थी। आई वॉज पोजीशन होल्डर। वो मुझे तब पता चला जब मेरा फाइनल सेमेस्टर का जो है लॉ का रिजल्ट निकला। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो काम आप करोगे, चाहे मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें आपको अपना 100% जो है डेडिकेट देना है। अब ये चैनल जब जर्नी स्टार्ट करी, मैंने आज तक कभी किसी को, आप सभी इस चीज के गवाह हैं, कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको अच्छा लगा खुद प्यार बरसाया, खुद ही सब्सक्राइब किया। लेकिन यहां पे आज ऐड करूंगा, आप सब्सक्राइब कर दो तो जरूर बेल आइकन आपको दबाना चाहिए, ताकि कुछ भी वीडियो जो पोस्ट हो वो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। 75,000 तक फिगर था 2-3 दिन पहले तक। मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बीच में 2 डेवलपमेंट पाई के हो गए, और आज आप आगे देखोगे मैं एक और विषय पे चर्चा करूंगा। 75 से 76,000, तकरीबन 1,000 सब्सक्राइबर मेरे पिछले 2 दिनों में बढ़े हैं। और वो भी तब जब मैंने कभी किसी को नहीं कहा। वो क्यों बढ़े हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वो इस चैनल को अपना समझते हैं। ये चैनल मेला नहीं है। कोई भी जब बिजनेस चलता है, कोई भी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है, वो चलाने वाले का नहीं होता। वो होता है जो सब्सक्राइब करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विजन को लाइक करते हैं। और इसीलिए जो ये 76,000 का मार्क ऑलमोस्ट है, ये 76,000 ये चैनल सुशांत बख्शी का नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। वैसे ही कोई भी, आज मुकेश अंबानी कैसे बना? क्योंकि वो आपने बनाया। अगर आप नहीं चाहते वो नहीं बनता।
गौतम अदानी कैसे बना, वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट आदमी कैसे बना? क्योंकि आपने बनाया। और जो मैं बार बार आपको समझाता हूं, आप लोग अपनी पावर नहीं पहचानते। आपको अपनी अगर ताकत समझ में आएगी, आपने अगर रेजोल्यूशन लिया कि भैया मैं 2023 में ये करूंगा, 2024 में ये करूंगा, 2025 में मैं फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट रहूंगा, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ पैसा मेरे अकाउंट में होगा, मुझे वर्ल्ड घूमना है। आप कैसे रेजोल्यूशन बनाते और खाली दिमाग में लेके रेजोल्यूशन हर साल आप बनाते होगे, खाली रेजोल्यूशन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमल करना इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है, आपके पास क्या चीज है, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है इलॉन मस्क, वो खुद नहीं बना, वो आप लोगों ने बनाया है। आप फॉलो करते हो, जो वो कहता है उसको मानते हो और उसके पो 12 हुए पड़े हैं। इसीलिए आपने फॉलो करना क्यों उसको शुरू किया? क्योंकि लगा कि आप इसलिए फॉलो करना आपने शुरू किया कि शायद हम इसको फॉलो करेंगे, इसके नक्शे कदम पे चलेंगे, हम यहां तक पहुंच सकते हैं, या कहीं 10 कदम पीछे पहुंच सकते हैं, या 20 कदम पीछे पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप फॉलो करते हो। इसीलिए जो कोट्स हैं, इसीलिए जो हम बड़े लोगों के कोट्स हैं उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन अपने जीवन में उतारना, हम वहां पे जो है वो चूक जाते हैं। दूसरों को ज्ञान सबसे ज्यादा बांटते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि यार अगर जो आदमी अगला काम कर रहा है वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। लाइफ में धीरूभाई अंबानी ने स्ट्रगल करी, मुकेश अंबानी ने आगे उसको बढ़ाया, और आज उनके जो बच्चे हैं वो फायदा ले रहे हैं। स्ट्रगल गौतम अदानी ने करी, आज उनके बच्चे आगे जो है फायदा ले रहे हैं। इलॉन मस्क ने स्ट्रगल करी, फायदा उसके बच्चे ले रहे हैं। किसी ना किसी जनरेशन में किसी ना किसी पीढ़ी को आगे बढ़ना पड़ता है, निकलना पड़ता है, ताकि आगे की पीढ़ियां जो हैं वो संवरे। भागीरथ आप सभी ने सुना होगा, जिस भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हो। भागीरथ ने मां गंगा को धरती पे लाया और अपनी सारी पीढ़ियों का क्या किया, वो उद्धार किया। जो पूरे पूर्वज थे, आत्मा शांत नहीं थी उनकी, उनको शांति दिलवाने के लिए उपाय पूछा गया, और क्या किया, उन्होंने तपस्या की और मां गंगा को भोले शंकर की जटाओं से मुक्त करवा के धरती पे लाए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पास्ट भी दिखाता है, हमें ये हमारी कथाएं दिखाती हैं कि कुछ भी करना हो, एक पीढ़ी को स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब वो पीढ़ी आपकी पास थी, या आपके फादर ने स्ट्रगल की होगी, आज उसका आप सुख भोग रहे होगे, या अभी आपको करनी है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है उसका सुख भोगे। अगर नहीं करोगे, कम से कम 25 साल 30 साल पीछे चले जाओगे। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर वही आपको 9-2-11 की चक्कर में जो है फंसना होगा, फिर वही लोकल गाड़ियां, लोकल वो या लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़ के अपने सिर पे कर्जों की किस्तें बोझ उठा के वहीं आपको जिंदगी जो है गुजारनी होगी। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट वो है। अब दोस्तों, हर कोई जो है मामा अर्थ का जो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस आया है उस पर टिप्पणी करने में लगा हुआ है। पूरा ट्विटर भरा पड़ा है कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये होगा, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑलरेडी तो रिटेलर लगा हुआ है, वो कहता है मुझे लूट लो जितना आप लूट सकते हो। किस दिन नहीं लूट हो रहा वो। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के रेवेन्यू की बात करो, 20 में 114 करोड़ था, 21 में 472 और 964 करोड़। उससे भी अचंभे की बात है कि 20-21 में लॉस था तकरीबन 442 करोड़ का, फिर 1332 करोड़ का। कैसे लॉस होता है मुझे पता नहीं, और इतने लॉस पे कंपनी कैसे काम करती है मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन अभी आते आते क्योंकि इशू लाना था तो 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 2022 के स्टार्टिंग में वैल्यूएशन थी $1.2 बिलियन, और अभी जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन है 3 से $3.5 बिलियन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और होनी भी चाहिए, क्योंकि शार्क टैंक है, बड़े शार्क पे पहुंच चुके हैं, और अब तो दुनिया के हर आदमी को, आपको, मुझको, हर किसी को पता लग गया कि ये शार्क हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। और जो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे कि मामा अर्थ के आईपीओ पे पैसे लगा। बोट वाला भी प्लानिंग कर रहा था, अगर आपने देखा था कुछ महीने पहले कि बोट का आईपीओ भी आ रहा है, बट वो रुक गया। क्यों रुक गया पता नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो कोई नहीं समझना चाहता। रिटेल को चूना लगाया जा रहा है, ये सारे कह रहे हैं, बट लगा क्यों रहा है वो किसी को नहीं समझना। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि रिटेलर कभी भी टाइमली आगे नहीं होता।
जो पैसा इन्फ्यूज करता है, जो कंपनी चलाता है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही निकल जाएगा कि भैया मैंने तो लगाया था, कंपनी को चला दिया, अब आप क्या करो, अब आप मुफ्त में मलाई खाओ। ऐसा नहीं होता किसी भी बिजनेस में। फिर तो जो जिस भाव पे आज रिलायंस मिल रहा है, जिस भाव पे टीसीएस मिल रहा है, जिस भाव पे आज हिंदुस्तान लीवर मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप सबके चहेते रामदेव, बाबा रामदेव का जो शेयर है रुचि सोया का, वो मिल रहा है, क्या वो जस्टिफिकेशन है वैल्यू? बिजनेस ऐसे नहीं चलते कि ये जस्टिफाई हो जाए, वो जस्टिफाई हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग में उसको देखा जाता है, क्या फ्यूचर में मामाअर्थ चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा? अगर 400 करोड़ वो उठा रहे हैं, क्या करेंगे? स्टोर खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपको उस बिजनेस में पैसा लगाना है। अगर आप ये कैलकुलेशन कर दोगे ये इतने पी पे मिल रहा है, हिंदुस्तान लीवर इतने पी पे मिल रहा है, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जितने शार्क हैं, शार्क टैंक पे आप देख रहे हो, कह रहे हैं जी स्टार्टअप वाले हैं। ये स्टार्टअप वाले नहीं हैं, ये सब लालची हैं जिन्होंने चीन से माल लाया। इन सब की अगर हिस्ट्री देखोगे, जो इनका मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, जितना चीन से माल आया, जी हां, बोट वाले का मैक्सिमम जो सप्लाई थी, जितना बोट का प्रोडक्ट खरीदते हो सब मेड इन चाइना है। उसने वहां से पैसा बनाया। और मैंने आपसे कई बार डिस्कस करा, चाइना में आप चले जाओगे, बढ़िया से बढ़िया चीज आप चाहोगे वो आपको कौड़ियों के भाव मिलेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए बनाते हैं। बाई चांस मैं एक बार एक मार्केट में चला गया, वहां वुलन मिल रहा था और गर्मी का सीजन था एज पर चाइना। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अभी गर्मियों में सर्दी का कपड़ा बेच रहे हो? क्योंकि ऐसा मैंने इंडिया में नहीं देखा था, मेरे लिए नई बात थी, शायद आप सबके लिए भी नई बात होगी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, हम 12 महीने सर्दी का ही बेचते हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केट है, हमारा कस्टमर खाली चाइना से ताल्लुकात नहीं रखता, पूरे वर्ल्ड से ताल्लुकात रखता है। अगर वर्ल्ड के किसी हिस्से में अभी गर्मी है तो किसी हिस्से में सर्दी भी है, तो जो गर्मियों का बेच रहे हैं वो गर्मियों का ही 12 महीने बेचते हैं, जो सर्दियों का बेच रहे हैं वो सर्दियों का ही बेचते हैं। दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी, ए न्यू एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है मैक्सिमम स्टार्टअप जो इंडिया में चले हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फाउंडेशन, सप्लाई, सब कुछ चाइना से है। मैं यहां एक आपके साथ जाते जाते वीडियो के एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी है बायर क्रॉप साइंसेस। जी हां, बायर क्रॉप साइंसेस, आप सबने उसका भाव देखा होगा। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक बार उनके बिल मेरे हाथ में आए, मैंने उनके बिल देखे, आई वाज शॉक्ड। जो चीज वो बायर उनसे अपना मटेरियल देता है, मैक्सिमम भी चाइना या जर्मनी से आता है, जिन भी कंपनियों से लेते होंगे, 4 गुना 5 गुना, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाल के, सब कुछ डाल के जो फार्मर के हाथ में जाता है, वो 5 से 10 गुना ज्यादा प्राइस पे होता है जो एमआरपी का टैग लगता है। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि बायर जैसी कंपनियां जो हैं ये अपने ब्रांड वैल्यू के लिए पहचानी जाती हैं। तो मेरी इनसे मीटिंग भी हुई, मैंने जानने की कोशिश की, बायर के हायर ऑफिशियल्स के साथ भी मेरी बात हुई, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया आंसर को। मैंने फिर आरटीआई के माध्यम से सरकार को भी बताया, ये किया वो किया, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि अगर गवर्नमेंट को समझ में आती है रेवेन्यू की, ऐसे हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसमें 10-12% शायद आपको जो रिकवरी होती है उसमें दिया जाता है। बट मैंने हायर लेवल पे मेल डाली, बाद में आरटीआई डाली, क्या वो कहते हैं हमारे मेल ही नहीं मिली। फिर उन्होंने लिखा कि आपकी आरटीआई को बेस बना के हमने आगे फॉरवर्ड किया, बट क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ उसके बाद अपडेट नहीं आया। और मैं जिस चीज के लिए ये सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं क्या समझना चाहता था, मैं ये समझना चाहता था, जिस फार्मर के लिए हर कोई रोता है, उस फार्मर को ये मल्टीनेशनल इस तरह से लूटती हैं, वो कहां से खड़ा हो पाएगा, कहां से पीठ सीधी कर पाएगा? यही हालत, यही चीज जो है ये कंपनियां कर रही हैं। अब मामा अर्थ की आप बात कर रहे हो, इनका क्या आरएनडी है? कितने साल पुरानी कंपनी है? जुमा 3-4 साल पुरानी। बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर इनके प्रमोटर की देखोगे, हमने ये किया, हम लॉकडाउन में थे, हम अपने बच्चे के लिए थे, हम ऐसे थे वैसे थे। अगर कल को सक्सेस हो जाती है, आपके बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो, कुछ इंटरव्यू आपके पास लेने आते हैं, अभी ऐसी कहानियां सुनाओगे, बिल्कुल डिटो। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं बेवकूफ बना था किसी टाइम पे।
अब बोलोगे मैंने भी ऐसे किया था, मुझे लगा लोगों को जरूरत है, ये है वो है, ऐसा करके आप स्टोरी सुनाओगे। असलियत ये होती है, हर आदमी, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, स्टार्टअप के साथ जुड़ो, इनिशियल फेज में जुड़ो। क्योंकि मैंने मार्केट में वो दौर देखा जब मैंने एक्सिस बैंक 10 रुपए पे 12 रुपए पे खरीदा था। एक्सिस बैंक से पहले यूटीआई बैंक होता था, उससे पहले ये किसी और कोई और बैंक था, शायद जीटीबी कुछ ऐसा बैंक था। मैंने मिर्जा टैनर तकरीबन 7-8 रुपए पे, मेरे पास एक एफडी पड़ी हुई थी, मैं ब्रोकर से बात कर रहा था, मैंने कहा भैया ये कहां तक जाएगा, मेरे पास एफडी पड़ी हुई है 50,000 रुपए की, मैं तोड़ के मिर्जा, वो क्या तो किस में लगाऊं, उन्होंने कहा मिर्जा टैनर खरीद ले। तो मैंने जब रिसर्च की, मैंने कहा ये क्या करता है, चमड़े का काम करता है, टैनरी है, ये क्या चलेगा, ये है वो, और आज मिर्जा टैनर का रेट देखो। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, आपको अर्ली इन्वेस्टर बनना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। नहीं तो रिटेल की तरह काम करना है तो आपके हाथ में इशू यही आएगा, फिर आप रोगे नहीं। या तो आप ट्विटर के कीड़े बन के कोसते रहो, वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, या फेसबुक पे कोसते रहो, लेकिन जो काम कर रहा है वो शार्क बन के मुझे और आप सबको क्या कर रहा है, देख रहा है। वो हमें बोल रहा है कि हमें आपके बिजनेस में जस्टिफिकेशन नहीं है, इस रेवेन्यू पे हमें जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ग्रो करने के लिए, या तो बैंक में रखो या कंपनी में इन्वेस्ट करो। कंपनी समझ में आती है तो करो, नहीं समझ में आती मत करो, फिर बैंक में बैठे रहो। तो हम कहते हैं बैंक से हम क्या करें, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, चलो कोई नहीं से तो मार्क सही। ट्विटर पे ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं, वीडियो में मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या नहीं करनी है। कल यही इशू डबल पे ओपन हो गया, फिर आप बोलोगे क्या हो गया, हमने तो लगाना चाहिए था, हमने ऐसे फलाने की बात तो नहीं। ये रिसर्च आपको खुद करनी है। मैं इसीलिए आईपीओ पे वीडियो नहीं बनाता। मार्केट ठंडी है, अभी मार्केट से पैसा जा रहा है बाहर, अभी फ्रेश मनी आ नहीं रही, इसलिए अभी सभी ज्ञान बांट रहे हैं। आपको याद होगा एक पीछे इशू आया था, जब फर्स्ट फेज में वो इशू आया था, वो नहीं भरा, वो कुछ गार्बेज कलेक्शन का इशू था, कंपनी का नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, थॉमस कुछ ऐसा था। लेकिन अभी जब इशू आया था वो 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था जब कोविड के दौरान आया था, क्योंकि पैसा बहुत था मार्केट में, और उसने अपना रेट भी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, बड़े हुए रेट पे उसने इशू दिया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो डिपेंड करता है मूड और माहौल को देख के, पैसा होगा, नया पैसा आएगा, यही इशू आपको जो है गर्म लगेंगे। मार्केट ठंडी है, पैसा जा रहा है, बैंक अभी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, यूएस में रिसेशन की बातें चल रही हैं, ये सारी चीजों को देख के बड़े इन्वेस्टर अभी आईपीओ में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का तो कहना ही क्या, वो तो जहां देखो वहां भाग पड़ता है, वो तो डूबते हुए लक्ष्मी विलास बैंक में भी पैसा लगा रहा था। उम्मीद है दोस्तों, ट्विटर पे ज्ञान पढ़ने से अच्छा, ट्विटर पे आगे बढ़ने से अच्छा आपको अपना दिमाग खुद लगाना है, क्या मुझे सब्सक्राइब करूं या ना करूं। और मैं एक ही एडवाइस सबको देना चाहता हूं, हो सके अर्ली इन्वेस्टर बनो स्टार्टअप्स में। समझ में आता कोई तो सब्सक्राइब करो, नहीं समझ आता तो अपना स्टार्टअप खड़ा करो, बहुत पैसा बनाओगे। इस मिशन के साथ कि कल आपको अपने स्टार्टअप को स्टॉक मार्केट में लेके जाना है, अगर आपका ये मिशन होगा तो बहुत पैसा बनाओगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम स्टार्टअप्स अपनी सारी लिक्विडिटी बड़े इन्वेस्टर्स को सोल्ड आउट कर देते हैं। वो आप अपने हाथ में शेयर रखो, बाद में वही जब आप रिटेल को, जो अभी आप 10 रुपए में शेयर बड़े इन्वेस्टर को दे रहे हो, वही शेयर आप 100 रुपए में रिटेल को दोगे एट द टाइम ऑफ आईपीओ और बिफोर आईपीओ, धड़ाधड़ आपसे लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं अब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको मैसेज कन्वे करना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेके आए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।